अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लेक्चर नंबर 7 के कंटेंट्स कवर करेंगे और हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर्स में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को समझा था, सीखा था और उसके अलावा जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसमें उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस को निकालना सीखा था और फिर 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बर्नौली, बायनॉमियल और पॉइजन, इनके एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज़ें हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से सीखी थी। अच्छा, अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट नो या रिमेंबर कि हम लोग जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हम लोगों ने की थी या उसको सीखा था, तो हम लोगों ने पहले ये बात समझी थी कि हम पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्लीट एग्जॉस्टिव सैंपल स्पेस निकालते हैं और चूंकि वो सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स हैं वो नॉन न्यूमेरिकल होती हैं और फिर हम कोई फार्मूला लगाकर या अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हर आउटकम को कोई नंबर असाइन करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और फिर हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में भी सीखा था लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अज्यूमिंग कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें आ चुका है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से और हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। अच्छा, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में की डेफिनेशन में ये हमारे पास 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, अब हम इन दोनों चीज़ों को बारी-बारी देखते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि पॉसिबल वैल्यूज़ व्हिच कंप्राइज़ ईदर अ सिंगल इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी एक नंबर लाइन के ऊपर मुख्तलिफ उनकी वैल्यूज़ होती थी, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ मिनिमम वैल्यू एंड एंडिंग एट अ मैक्सिमम वैल्यू। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखी थी, उसमें एंड वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ठीक है? लेकिन डिस्क्रीट वैल्यूज़ नंबर लाइन पे या रियल लाइन के ऊपर होती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो इस पहले पॉइंट के मुताबिक हमारे पास एक सिंगल इंटरवल होगा, ठीक है? लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, ए इसकी मिनिमम वैल्यू है, बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ए और बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबल हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा होंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको फिर इस तरह से कर देती हूँ। या फिर दूसरा एक और ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास 2 रेंजेस हों, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है कि और अ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, एक इंटरवल मेरे पास ये आ गया और एक इंटरवल मेरे पास ये सी से लेकर डी तक आ गया। तो अगर मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ की बात करूँ, तो वो सारी वैल्यूज़ जो कि ए से लेकर बी तक अवेलेबल हैं या सी से लेकर डी तक लाई करती हैं, वो सारी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा होंगी। लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ ऐसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे जो कि एक इंटरवल के ऊपर मुहित हों, ठीक है? हम डिसजॉइंट इंटरवल्स की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप पहली वाली लाइन को देखो, तो जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ सिंगल इंटरवल ऑन द नंबर लाइन, तो ये वाला इस इन रैंडम वेरिएबल्स या इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें सिर्फ एक इंटरवल हो और ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा होंगे। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस। अच्छा, अब इसका ज़रा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट्स नेचुरली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही यील्ड करते हैं, ठीक है? इसलिए उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम होगा वही उसका सैंपल स्पेस भी होगा और वही रैंडम वेरिएबल भी होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं करते बिटवीन सैंपल स्पेस एंड रैंडम वेरिएबल। आगे हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अम, हम अगर किसी शहर का टेम्परेचर राउंड द ईयर मेजर करते हैं, उसमें हमारे पास एक, अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें कि जैसे मरी है या फिर कश्मीर के साइड के इलाका या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी दफ़ा या काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए हमें ज़ीरो से नीचे भी मिलता है और फिर एक मुनासिब टेम्परेचर कुछ 25-30 तक भी पहुँच जाता है, हम उसकी मिसाल लेते हैं।
कि अगर हम एक पूरा साल मतलब हर दिन या हर एक टेम्परेचर हमारे पास मेजरमेंट यूनिट लगाओ जो कि हर गुजरते मिनट हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट दे, बल्कि आई वोंट से गुजरते मिनट, मतलब वो हम मुसलसल वो एक टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसकी रीडिंग हम नोट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज कि पूरा साल गुजरने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई वो लेट्स सपोज कि -5 थी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर की हमें वैल्यू मिली वो 35 थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चूंकि टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर है और हम इंटरेस्टेड हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में कि कौन से टेम्परेचर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने जब ओवरऑल पूरे साल में डेटा कंप्यूट किया और जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ ज़्यादा अकर हुई उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ कम अकर हुई उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो हमें कुछ समझ लो कि आप इस तरह का ग्राफ मिलता है कि -5 से लेकर 0 तक ज़रा कम देर दिन ऐसे थे कि जिसमें ये टेम्परेचर रहे और उसके बाद लेट्स सपोज कि 0 से लेकर 20 के अराउंड ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा दिन ऐसे थे जहाँ पे टेम्परेचर इस रेंज में रहा और उसके बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हो गया और 35 के बाद तो ऑफ कोर्स ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 35 से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ ही नहीं था। तो -5 से पहले भी ज़ीरो होगा और 35 के बाद भी ज़ीरो होगा। तो लेट्स सपोज हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है और ये जहाँ पे ज़्यादा हाइट होगी उस बात का मतलब ये है कि वो वाला टेम्परेचर ज़्यादा दिनों में वो रहा, ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर वो रिकॉर्डिंग उसकी ज़्यादा हुई। अब दिनों का लफ्ज़ भी थोड़ा-सा बोलना इसलिए गलत है क्योंकि टेम्परेचर तो हर वक़्त रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरे दिन में एक टेम्परेचर तो वैसे भी नहीं रहता। हर सेकंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बल्कि हम अगर मेजरिंग यूनिट अपना हम और छोटा करें तो हम कहेंगे कि हर वक़्त टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हर माइक्रो सेकंड में टेम्परेचर चेंज हो सकता है प्रैक्टिकली। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम मिल रहा है इसका मतलब है कि वो जो मेजरिंग यूनिट था टेम्परेचर का उसने कम टाइम या बहुत कम टाइम ऐसा था कि उसने ये वाली वैल्यूज़ दी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे -5 से 0 की आपको बात कही है। अच्छा, अब ये अब अगर आप नोट करो तो ये यहाँ पास एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और जिसमें सैंपल स्पेस भी यही बनेगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो -5 से 35 बिकॉज़ -5 एंड 35 आर इंक्लूडेड, तो मैं इसका जो है ना सैंपल स्पेस या आप इसको मुझ कह लो कि एस ऑफ टी वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे और रैंडम वेरिएबल भी मेरा इसी तरह से डिफाइन होगा। इसको मतलब मैं इस तरह से एक्स भी कह सकती हूँ। अच्छा, अब इसमें हमें जो और हमारे समझने वाली बात है वो ये कि हमें कम से कम जो पहला जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पॉसिबल वैल्यूज़ कंप्राइज, अब मैं ईदर का वर्ड छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हम सिर्फ ऐसे ही रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे जहाँ पे सिंगल इंटरवल है। तो हम इस जुमले को इस तरह से पढ़ेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज़ कंप्राइज अ सिंगल इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, फॉर सम ए लेसर देन बी। तो ए यहाँ पर -5 हो गया, बी यहाँ पर 35 हो गया और -5 से लेकर 35 तक जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ वो इस सैम्पल स्पेस का एज वेल एज इस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा हैं। अच्छा, अब एंड अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए एंड को बोल्ड करके भी लिखा हुआ है कि दूसरी अब हम चीज़ पढ़ते हैं और उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। अब अगर मेरा आपसे सवाल ये हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेम्परेचर लेट्स सपोज कि हम किसी शहर एक पर्टिकुलर शहर मरी की बात कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेम्परेचर -5 से 35 होगा, तो आपका जवाब होगा 1 क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज़ 100%। अगर मैं आपसे कहूँ कि -5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप कहोगे 0 क्योंकि -5 से कम हो ही नहीं सकता और इसी तरह से 35 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि जो भी वैल्यू होगी वो -5 से 35 के दरमियान होगी, तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेम्परेचर -5 से 35 हो तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। और वैसे भी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है बिटवीन ऑल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन विच वी आर इंटरेस्टेड। अच्छा, तो अब अगर मैं इसकी रेंज थोड़ी कम करूं, मसलन मैं आपसे पूछूं कि पहले मैं इस तरह से लिख लेती हूँ कि -35 से 35 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका आंसर होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब मैं अगर इसकी रेंज थोड़ी आगे पूछूं कि लेट्स सपोज कि 0 से 20 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी
रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ये तो एग्जॉस्टिव रेंज थी ना, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी ने अकर होना ही था। इस रेंज में तो टेम्परेचर ने अकर होना ही था। लेकिन अगर हम थोड़ी सी रिड्यूस रेंज कर देंगे कि अच्छा 0 से 20 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसको मज़ीद छोटा कर दूँ 5 to 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मज़ीद 1 से कम हो जाएगी। और अगर मैं किसी सिर्फ सिंगल पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ कि लेट मी राइट हियर, अच्छा, कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जांपल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है? कि जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में की बात करते हैं, तो हम किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब इसका एक आपके ज़हन में ये आ सकता है कि ये जो अगर हम टेम्परेचर जो मैं ये यूनिट है हमारा थर्मामीटर, अगर हम उसकी बात करें, तो ये तो साल में बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम आए होंगे, या बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक तो टाइम ऐसा आया ही होगा कि जब उसने टेम्परेचर को 7 शो किया होगा। बिल्कुल ठीक है, उसने ज़रूर टेम्परेचर को 7 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया होगा। लेकिन अगर आप उसकी उसका अगर आप डिनोमिनेटर नोट करो कि ये मतलब पूरे साल में आपने कितनी वैल्यूज़ कंप्यूट की हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर, पूरा साल आपने मुसलसल उन वैल्यूज़ को कंप्यूट किया है। तो आपके पास अगर आप नोट करो तो वो वैल्यूज़ इनफाइनाइट बन जाती हैं। तो अगर आप कहते हो कि जी मेरे पास 100 दफ़ा भी पूरे साल में टेम्परेचर 7 के बराबर आया था, तो आपको बहरहाल उस 100 को इन्फिनिट से डिवाइड करना है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो बहुत ही कम आती है विच इज़ प्रैक्टिकली इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? यहाँ पे ज़ीरो के बराबर ही आती है। तो इन एनी केस जब हम एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में, तो हम उसको ज़ीरो कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू ज़ीरो क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 क्या है, ठीक है? या फिर एक और जो तीसरी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है कि हम रेंज कंसिडर कर लें कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 6.9 से लेकर 7.1 तक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? तो हम रेंज बेशक छोटी कर लें, लेकिन बाहर वी नीड टू कंसिडर अ रेंज, ठीक है? हम एक सिंगल पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में नहीं लेते हैं, वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। अच्छा, इसी चीज़ को अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को नोट किया, और इसका मतलब है कि हम जब जब भी टेम्परेचर को नोट करेंगे तो इट्स नॉट अ मस्ट, बट टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि जब मेजर हो तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही आता है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि लेट सपोज हम एक हाईवे की बात कर रहे हैं और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑन दैट हाईवे, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दैट हाईवे। अच्छा, अब उस हाईवे की जो बल्कि इसको थोड़ा सा मैं अगर इस जुमले को और बेहतर तरीके से बोलना चाहूँ कि समझ थोड़ी ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि उस प्रोबेबिलिटी की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 200 माइल्स मिसाल के तौर पे, और हम किसी पोजीशन के ऊपर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, चूंकि मैं यहाँ पर एक हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स देख रही हूँ, तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल बनेगा उसकी रेंज होगी 0 से लेकर 200, 0 जहाँ से हाईवे स्टार्ट हुआ है और 200 जहाँ पे वो हाईवे ख़त्म हुआ है। और इसका जो भी ग्राफ बनेगा आई वुड डिनोट इट, अच्छा यहाँ पे पी ऑफ एक्स नहीं होता, ज़्यादातर किताबों में आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अच्छा, पी ऑफ एक्स हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी of accidents occurring on a particular highway that is of length 0 से 200 miles। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि जब हाईवे पे हम स्टार्ट लेते हैं तो वहाँ पर नहीं इतना एक्सीडेंट होते, और फिर थोड़ी देर के बाद कोई ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ पे एक्सीडेंट की थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है,
और फिर थोड़ा सा शार्प टर्न आता है जहाँ पे एक्सीडेंट्स और ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हाईवे के टुवर्ड्स हम एंड पे जाते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती जाती है, और यहाँ पे चूंकि हाईवे ख़त्म हो गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस एग्जांपल में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यू विल से 1, बिकॉज कुछ ओवर टाइम इस तरह का अंदाज़ा हुआ है कि एक्सीडेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली उधर अकर होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 माइल से लेकर लेट सपोज 170 माइल्स के दरमियान एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि अच्छा 10.95 माइल जो है जब वो पोजीशन अगर होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी एक्सीडेंट्स की, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं करते। अच्छा, और इसी से हम लोग ना थोड़ा सा अब ये चीज़ यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम टेम्परेचर, हाइट, वेट, टाइम या इस तरह के वेरिएबल्स मेजर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जिसकी अपर वैल्यू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो हो सकता है कि एक ऑप्शन मेरे पास ये है ना कि मेरे पास हाइट जो है वो 63 मीटर्स कंप्यूट हो। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बेहतर है तो हो सकता है कि वो मुझे 63.65 करके दे दे, या फिर और बेहतर है तो 63.65107 करके दे दे। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसने मुझे कितनी प्रिसाइज वैल्यू मेजर करके दी है। लेकिन अदरवाइज हम जो बाउंड हमें करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ही करते हैं, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स इतने हमारे फाइन ट्यूनिंग उनकी हो कि वो बहुत हमें मतलब इस डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर दे सकें, तो हमारे पास अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली हर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ही बनेंगे। अच्छा, तो ये वाले वेरिएबल्स वो इसी तरह से उसमें वॉल्यूम, प्रेशर, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं कि जब भी हम इनको मेजर करते हैं तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें रिजल्ट में जो सैम्पल स्पेस देते हैं या जो रैंडम वेरिएबल देते हैं, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की ना ये दो बातें समझ आ चुकी हैं होपफुली, कि हम इंटरेस्टेड होंगे एक रेंज में small value and with a minimum value and a maximum value, और इस रेंज के दरमियान जितनी वैल्यूज है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा है। हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करते, हम हमेशा रेंज में फाइंड करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं ये आगे, और हम इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और इस इन एग्जांपल्स के नतीजे में जो सैम्पल स्पेस बनता है उसको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि उनको हम कैसे लिखते हैं। अच्छा, मसलन ये जो आपके पास पहली एग्जांपल है कि डेप्थ मेजरमेंट्स ऑफ अ लेक एट रैंडमली चोजन लोकेशंस। ये एक हमारे पास लेक है, हम उसको उसकी जो डेप्थ है वो मुख्तलिफ जगहों पे मेजर करते हैं। फोर्स अगर हम उसको इनफाइनाइट पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हमेशा जो है एक रैंडम वेरिएबल जो बनेगा दैट विल बी कंटिन्यूस इन नेचर। और अगर हम इसकी सैम्पल स्पेस को या रैंडम वेरिएबल को एक सेट के थ्रू लिखना चाहें, तो we can write dmin, dmax, and since both values are included, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ओके। अब हमारे पास जो अगली जो एग्जांपल दैट इज मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब रजिस्टर ज़ाहिर है अगर एक सर्किट पर लगा हुआ है तो वो उसकी वोल्टेज मोर और लेस सेम रहेगी विद लिटिल फ्लक्चुएशन, लेकिन हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि वो जो रजिस्टर है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, आप उसकी जो है वो चेंज करते जा रहे हैं उसके पीछे सर्किटरी। तो वो कभी ओपन भी हो सकता है, वो ओपन होगा तो ज़ाहिर है वोल्टेज उसके क्रॉस बहुत ज़्यादा मेजर होगी, और अगर हाथों पे उसकी हम मेजर इस तरह से कर रहे हैं कि पोलैरिटी रिवर्स में लगी हुई है तो वो नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और इस तरह से उसके क्रॉस मुख्तलिफ वैल्यूज हमें मिल सकती हैं वोल्टेज की जब हम पीछे जो सर्किटरी लगी हुई है वो चेंज करते जाएंगे। तो हम इसकी जो
इसका जो सेट है सैम्पल स्पेस या रैंडम वेरिएबल उसको हम इस तरह से कहेंगे। अच्छा, इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। माइनस आप मतलब उसको प्रिसाइसली ये बताना कि अच्छा कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी रिटन। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के अलावा दरम्यान की जो वैल्यूज़ हैं वो इस सैम्पल स्पेस का हिस्सा होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला सेट आता है दैट इज़ फेज एंगल ऑफ साइनसॉइडल वेव का। अगर हम साइनसॉइडल वेव जनरेट करते हैं और हर दफ़ा हर जनरेशन पे उसका जो फेज़ है वो एक डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ वो जनरेट होती है वेव, ठीक है। तो वी नो कि फेज़ की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हो सकती हैं दैट हैव अ रेंज, और उनकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर 2 पाई तक। अब आप देखो कि 0 से लेकर 2 पाई तक जो है ना वो 0 या 2 पाई में से एक वैल्यू इंक्लूड हो सकती है। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है ना, तो इसमें जो इक्वालिटी है वो 0 के साथ शामिल है। तो ये जो एस थीटा यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ना, अगर मैं उसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई मस्ट राइट इट इन दिस वे कि 2 पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ इस चीज़ का पता है कि अगर फेज एंगल 0 हो या फेज एंगल 2 पाई हो तो हमें देखने में साइन में बिल्कुल एक जैसी लगेगी। अच्छा, और लास्टली कि एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय टीचर आफ्टर 50 मिनट क्लास। टीचर यूजली 50 मिनट्स के बाद में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और हम यहाँ पे देखना ये चाह रहे हैं कि ये जो एस टी लिखा हुआ है जिस तरीके से, इसको अगर हमने सेट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो 0 के साथ चूँकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, अज्यूम ये किया गया है कि टाइम ज़रूर ही लिया जाता है 50 मिनट से ऊपर, तो हम इसको लिखेंगे 0 से लेकर 10 तक, और 10 इंक्लूसिव है, 0 से कोई बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पर 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू, अगेन इट्स इम्पॉसिबल टू टेल, क्योंकि रियल नंबर शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँगा 0.1 तो अगेन इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 0.1 से छोटे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इंक्लूसिव, जो जिनसे ये सेट स्टार्ट हो सकता है। तो 0 के इमीडिएटली बाद जो भी वैल्यू होगी वहाँ से ऑनवर्ड ये सेट शुरू होगा और 10 पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है वो पहले भी हम लोगों ने सीखा था, और अभी इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के सेट्स जब डिफाइन करेंगे तो उस वक़्त इसका इनका इस्तेमाल होगा इन ब्रैकेट्स का, ठीक है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी-सी और डिटेल है, इन फिगर को थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी जो हेडिंग है ना दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में, जब हम कहते थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है मुख्तलिफ वैल्यूज़ में, तो वी वुड कॉल इट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो हम इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहेंगे। कई जगहों पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा नजर आएगा, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बल्कि इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने किसी पिछले लेक्चर में ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लेक्चर से उससे मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना वो प्रोबेबिलिटी के लिए होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई भी है, क्योंकि ये दोनों जो हैं पीएमएफ और पीडीएफ ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ही हैं। अच्छा, ओके। अब ये जो मेरे पास बिल्कुल पहला ग्राफ है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो हम पिछले हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी हैं, ये लेक की डेप्थ मेजरमेंट वाली, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारा इस तरह का है कि हाँ वो हमें कुछ राउंड ऑफ कर देता है नियरेस्ट मीटर के साथ। नियरेस्ट मीटर के साथ राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर वैल्यू मेजर होकर 6.65.16 आई है तो वो इंस्ट्रूमेंट मुझे कुछ 65 कर देगा, या 65.74 आई है तो वो उसको 66 कर देगा, ठीक है। तो अब होगा यूँ कि मेरे पास जितनी ज़ाहिर वैल्यूज़ फिर ओवरऑल मुझे कम मिलेंगी। तो अब हम अगर उसका हिस्टोग्राम बनाएँ, ठीक है, हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपाइल ग्रुप ग्रुप करते जाएँ, और अगर हम हिस्टोग्राम बनाएँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा, ज़्यादा विड्थ के साथ। और अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का है कि वो नियरेस्ट सेंटीमीटर के साथ मुझे अप्रॉक्सीमेट करके दे रहा है, ठीक है। मतलब अब मेरे पास खासी फाइन वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि
5.16 मेरे पास कुछ 2 डेसिमल प्लेसेस ऐसे हैं जो कि मैं इनको मेजर कर सकती हूँ। तो अब आप लोग अगर नोट करो तो मुझे अब हिस्टोग्राम्स थोड़े से छोटे विड्थ के बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास अब मेजरमेंट की वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा है। अब अगर मैं बहुत उनको उनका बड़ा अगर बना लूँगी इंटरवल के साथ क्लासेस तो इतनी प्रिसाइज़ रिप्रेज़ेंटेशन या इतनी अच्छी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं हो सकेगी। तो अब मुझे क्लासेस का जो इंटरवल्स हैं उनकी विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा, और इसी तरह से अगर हम मज़ीद फ़ाइन इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास उसकी ऑप्शन हो तो हम उसको मतलब क्लासेस की इंटरवल को हम रिड्यूस करते जाएँगे एंड वी कैन से कि हम फिर एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब थोड़ा-सा हम इस बात को समझते हैं कि ये यहाँ पर अब क्या बात लिखी हुई है। अच्छा, अब हमारे पास अगर रेंज हो जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जब पढ़ा था तो उसमें ये सीखा था कि हमारे पास किसी भी रेंज में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये एक रियल लाइन है जिसके ऊपर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, लेट्स सपोज के -1, 0, 1 और 2। और अगर हम इंटरेस्टेड हैं ये फाइंड करने में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी -1 से लेकर 1 तक, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि हम इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इनके ऊपर जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ऐड अप कर देंगे। मिसाल के तौर पे p ऑफ 1, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ -1। ठीक है? अच्छा, और फिर हम लोगों ने ये भी बल्कि सीखा था उस वक़्त, जस्ट टू रिमाइंड यू, कि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है? अब आप अगर नोट करो तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं डला हुआ। तो इक्वालिटी का साइन ना होने की वजह से -1 इस रेंज का हिस्सा नहीं है। तो नाउ विल ओनली ऐड p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये चीज़ आप लोगों ने कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ी होगी कि डिस्क्रीट रैंडम या डिस्क्रीट हम जब सिग्नल्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो एक सिंबल होता है एडिशन का, कंटिन्यूस में वो जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंटीग्रेशन में। अगर आपको याद हो तो कन्वोलुशन की इक्वेशन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। जब आप कंटिन्यूस टाइम कन्वोलुशन करते थे तो वहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते थे। जब आप डिस्क्रीट टाइम कन्वोलुशन करते थे तो वो समेशन के साइन के साथ होती थी। ठीक हो गया? तो अब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड अप करते थे। यहाँ पे हम जब रेंज की बात करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी को ऐसे कहूँ कि -1 से लेकर 2 तक अ, मेरे पास कंप्लीट रेंज है। ठीक हो गया? और मैं इंटरेस्टेड हूँ -1 से 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने में। तो अब इसको हम जो लिखेंगे ना, -1 से लेकर 1 की प्रोबेबिलिटी, तो अब हम इसको -1 से लेके 1 तक इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात और जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए वो ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा ना कि -1 से लेके 1 तक अगर हमने जाना है तो हमें लेसन और इक्वालिटी का साइन जो है उसको पे ज़रा गौर करना पड़ेगा। अगर इक्वालिटी का साइन है तो वी नीड टू इंक्लूड दैट नंबर, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम फिर उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे p ऑफ -1 हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, यहाँ पे दे वर्क अ लिटिल डिफरेंट देन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि a लेसर देन और इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू b, ये बराबर है a लेसर देन x के, which is again equivalent to this thing which is equal to this thing। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हम जब बात करते हैं ना तो वहाँ पे ये चारों नोटेशंस
बराबर है, एक जैसी है, इनका मतलब एक जैसा है, इनका मैथमेटिकल मीनिंग एक जैसा है। इन सबको हमने इंटीग्रल के थ्रू ही कंप्यूट करना है, और व्हेनेवर वी राइट या व्हेनेवर वी पुट अप दिस इंटीग्रल, तो हम उसकी जो लिमिट्स है ना हमेशा ए से लेकर बी तक रखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम कंटिन्यूस नंबर की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं ना, ए और उसके साथ ए प्लस और उससे बिल्कुल पीछे ए माइनस, वो यूजली ट्रीट देम अलाइक। ठीक है, तो क्योंकि अब ये डिफरेंशिएट करना इज इम्पॉसिबल कि ए के ऊपर क्या नंबर है और ए प्लस के ऊपर, मतलब ए के ऊपर प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू है और ए प्लस के ऊपर प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू है, वेयर ए प्लस इज अ लिटिल मोर देन ए। तो हम, बिकॉज वी कैन नॉट फिगर आउट ऑन अ रियल नंबर लाइन कि ए के बाद कौन सा नंबर आएगा या ए से पहले कौन सा नंबर होगा, तो इसलिए हम ए माइनस विच इज़ अ लिटिल बिफोर देन ए और ए प्लस विच इज़ इमीडिएटली आफ्टर ए, इनको एक ही नंबर ट्रीट करते हैं। तो इसलिए ये जो चारों नोटेशंस हैं, ये हम हमें इनमें से कोई भी गिवन हो और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उस रेंज की, तो वी विल ऑलवेज यूज इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये वाली बात समझने के बाद एक हमें चीज़ और समझना ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, ये दोनों बातें ना वैसे वैलिड उसके लिए भी हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है उसमें ज़रा हम ज़्यादा समेशन के साथ इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, अब फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी लेजिटिमेट और वैलिड पीडीएफ, अगर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा जाएगा कि किसी फंक्शन, किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो हमें हमें कैसे कंफर्म होगा, हमें कैसे पता चले कि ये एक वैलिड फंक्शन है। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि अगर हम उसे, हमें अगर ग्राफ गिवन है ऑलरेडी, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो जो पीडीएफ होगा वो एक इनवैलिड पीडीएफ होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हमें ये कहा जाए कि लेट्स सपोज, मैं पीएमएफ के हवाले से भी आपको समझाती हूँ कि अगेन मेरे पास ये चार वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल की, -1, 0, 1 और 3। लेट्स सपोज ये चार वैल्यूज़ हैं और मुझे कहा जाए कि जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, तो ये इनवैलिड प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कंटिन्यूस में भी यही सूरत हाल है कि हमारा जो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इससे पहले अगर आप नोट करो तो मैंने आपको जो दो एग्जांपल्स दी थी, जैसे ये वाली ये नहीं, टेम्परेचर वाली नहीं थी, ये थी आई गेस एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी वाली, और उससे पहले टेम्परेचर वाली थी। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखो तो हमारे पास ग्राफ जो है वो इधर इट इज़ जीरो और इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एफ ऑफ एक्स अगर हमें प्लॉट करके दिया हुआ है या हमें इक्वेशन अगर दी हुई है, तो हाँ हम उसको हमें उसे प्लॉट करके देखना पड़ेगा और फिर हम डिसीजन ले सकेंगे कि एफ ऑफ एक्स वैलिड पीडीएफ है कि नहीं। और दूसरी बात है कि हम जब वो जो कंप्लीट इक्वेशन होगी हमारे पास, ये जो कंप्लीट कर्व होगा हमारे पास, वो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो इट शुड बी इक्वल टू 1, मतलब एरिया अंडर द 1 शुड बी 1, विच डायरेक्टली मीन्स कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं कि हमें सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड अप करें पीएमएफ में तो 1 होना चाहिए, वो इसी तरह से है कि अगर हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट के दरमियान सारे ग्राफ को इंटीग्रेट करें तो उसकी वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए। अच्छा, आगे आगे जो हमारे पास सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हमें गिवन है एंड वी वांट टू सी वेदर एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम आर वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शंस और नॉट। तो उसके लिए हम दोनों काम जो मैंने आपको बताया ना कि ग्राफ को प्लॉट करके देखना और उसके बाद इंटीग्रेट करके देखना, वो दोनों काम हम हर गिवन फंक्शन के लिए करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो यहाँ पे पहला फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स यू ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा अपने एसएनएस से याद हो तो ये जो है ना, ये दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स में आप ये कि एक्स की अच्छा उनके जीरो से स्टार्ट होना, तो जो तीन चार वैल्यूज आप डालकर देख सकते हो वो इट शुड बी जीरो एंड देन वन देन टू एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये जो मेरे पास ग्राफ है
ये मेरे पास कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, ये चलता जाएगा आगे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 पे मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, विच विल बी 1, और उसके बाद ये कंटिन्यूस आगे चलता जाएगा। तो इस पहली शर्त तो पूरी हो जाती है कि फंक्शन रिमेन्स पॉजिटिव थ्रू आउट। अच्छा, दूसरी चीज़ पूरी करने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो जनरल इक्वेशन है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये जनरल इक्वेशन है। इट विल फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन मुझे इसको 0 से इन्फिनिटी लिखना है, क्योंकि ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो आई विल गेट -1 0 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 0, ये मेरे पास 1 आ जाता है, और हमें पता ही चलता है कि ये वैलिड पीडीएफ है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, इट्स एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक वैलिड पीडीएफ है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह का पीडीएफ हो सकता है। अच्छा, ओके, बी को हम देखते हैं। बी हमारे पास ये है। अच्छा, अब इससे पहले हमें जरा मॉड को समझना पड़ेगा। अगर हम जब मॉड को खोलते हैं ना, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए मॉड कुछ और होता है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मॉड कुछ और होता है। मॉड का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी नंबर मॉड में जब एंटर हो तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकले। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी वैल्यू डालेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, तो ऑफ कोर्स वो x ही रहेगा। और अगर हम उसमें x की नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेंगी। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं x लेसर देन 0 के लिए इसको माइनस x लिख दूँ, तो ये कंडीशन जो है ये पूरी हो जाएगी। किस तरह से कि x लेसर देन 0 के लिए, मतलब x की वैल्यू ज़ाहिर नेगेटिव होगी, -1 -2 एनीथिंग, और जो बाहर वाला माइनस है उसको पॉजिटिव बना देगा। तो मॉड का भी यही मतलब है कि जो माइनस नंबर हम देंगे, माइनस नंबर यूज़ करेंगे, तो मॉड ने इसको बेसिकली पॉजिटिव बनाना है। तो अगर मैं -x लिखूंगी फॉर x लेसर देन 0 वैल्यूज़, तो ओवरऑल यही मतलब होगा बात का कि नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, e रेज़ टू पावर -x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप नोट करो कि ये वाला जो माइनस है ना, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, और ये वाला माइनस मेरे पास ऊपर से आया, ठीक है। और फॉर x लेसर देन 0 मेरे पास इसका आंसर नहीं, मुझे यहाँ मॉड नहीं लगाना चाहिए। अब बस मॉड को तो मैंने खोलना है ना, मॉड को खोलने की वजह से ही मेरे पास ये बेसिकली सिग्नल स्प्लिट हुआ है। यानी e फॉर x लेसर देन 0। प्लीज़ नोट कि आपको आपको ये ना लगे कि ये मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिखा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो उस माइनस की वजह से ये आपको यहाँ पे डिफरेंट साइन नज़र आ रहे हैं सिमिलर टू दिस थिंग, चीज़ वही लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको जब मैंने प्लॉट किया तो मुझे पता ये चलेगा कि f ऑफ x विल हैव दिस शेप फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड दिस शेप फॉर x लेसर देन 0, एंड थ्रू आउट द सिग्नल विल रिमेन पॉजिटिव। तो एक कंडीशन तो ये पूरी करता है, सिग्नल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी कंडीशन के लिए मुझे ये चीज़ चेक करनी है, और इसके लिए मुझे सिग्नल को स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सिग्नल की वैल्यू है e रेज़ टू पावर x dx, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू है e रेज़ टू पावर -x dx। अच्छा, प्लीज़ कैरी आउट द कंप्यूटेशंस योरसेल्फ एंड यू विल कम टू नो कि इसका आंसर भी हमें 1 मिलता है, और इस इंटीग्रेशन का आंसर भी हमें 1 मिलता है, तो ओवरऑल इसका आंसर हमें 2 मिलता है। सो वी डिसाइड कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड पीडीएफ। एक शर्त पूरी कर रहा है, एक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, so this is not a valid PDF। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो फंक्शन है दैट इज़ 3/4 x² -1। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे x मॉड लेसर देन 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है।
इट बेसिकली मीन्स -2 से लेकर 2 तक। अच्छा, ये वो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर हमें इक्वालिटी का साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो विल यूज़ -2 से 2। हम प्लीज़ मिस्टेकनली आपने -1 से नहीं इसको शुरू करना, ये कह कर के जी -2 तो इंक्लूडेड नहीं था। अब -2 अगर इंक्लूडेड नहीं था तो अगला नंबर -1 तो नहीं है ना, अगला नंबर तो -2 के फ़ौरन बाद की वैल्यू है, जो कि हमने पीछे बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि -2 और -2 के फ़ौरन बाद की वैल्यू को हम -2 ही अज्यूम करेंगे। एनीवेज़, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। 4-5 वैल्यूज़ डाल के आप x की, मतलब एक वाली -2 डालना, एक वाली -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, तो आपको कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी -0.75। तो ये तो इसी स्टेप पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड पीडीएफ, तो हमें इसका वो इंटीग्रेट करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डी और ई आपने खुद सॉल्व करने हैं, ये दोनों वैलिड पीडीएफ हैं। आपकी प्लॉटिंग का रिजल्ट भी और आपकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी दोनों मैच करने चाहिए। मैच करने का मतलब ये है कि दोनों का रिजल्ट यही होना चाहिए, इट्स अ वैलिड पीडीएफ। सिर्फ मैं ई के लिए आपको ये बता देती हूँ कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। तो अगर जैसे यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, तो आप यहाँ पे यूँ करना कि -x² को आप ले लेना u के बराबर। अब मैं अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, बल्कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले ना आई शुड राइट समथिंग लाइक दिस, d upon dx minus x square is equal to du by dx। अच्छा, अब हम जब इसको इसके लेफ्ट साइड को देखते हैं तो हमें कुछ ये मिलेगा -2x, और इधर हमें मिलेगा du by dx, और dx हमारे पास बन गया du by 2 -2x। अच्छा, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इस फंक्शन को, यू एक्स है तो आपको इंटीग्रेट जो है वो 0 से इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो फिर ये जो -x² है उसकी जगह आप u डाल लेना, और यहाँ पे जब डी एक्स लिखा जाएगा तो इस dx की जगह आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। और एक चीज़ कि लेकिन मेरा ख्याल है मैं लिख लूँ तो वो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जब आप, अच्छा, ये यहाँ पर जनरल फंक्शन है, ठीक है। यू एक्स की वजह से ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x e⁻⁻x² इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे ज़रा बताना थोड़ा ज़्यादा आसान है। एक तो इस -x² की जगह u लिखोगे आप, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर किया, dx की जगह du by -2x आ जाएगा। जो तीसरी चीज़ जहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो होंगी लिमिट्स। लिमिट्स अब हम कैसे निकालेंगे? लिमिट्स हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। हमारे पास u इक्वल है -x² के, तो अब चूँकि वेरिएबल जो है जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो x से चेंज होकर u हो गया ना, तो फिर हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिमिट्स जो अभी गिवन है वो या लिखी हुई है 0 से इन्फिनिटी, वो x के लिहाज से लिखी है और हमें वो u के लिहाज से लिखनी है। तो एक दफ़ा आप x की वैल्यू को 0 डालोगे तो यू विल बिकम 0, फिर आप एक दफ़ा x की वैल्यू को इन्फिनिटी डालोगे जिसकी वजह से यू विल बिकम -इन्फिनिटी। तो ये जो लिमिट्स हमें 0 से इन्फिनिटी नज़र आ रही हैं, जब u ये जो चेंजेस कर लोगे तो इसकी वजह से ज़ाहिर है यू की लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट्स यू के लिहाज से करनी पड़ेंगी, तो वो -इन्फिनिटी से 0 हो जाएंगी। एंड इवेंचुअली यू विल कम टू नो के इट इज़ अ वैलिड पीडीएफ। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, और इस एग्जाम्पल को करने से पहले ना आई नीड टू डिस्कस विद यू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, continuous random variable distribution, which is called uniform distribution। अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है कि वो थ्रू आउट एक ही जैसी रहती है। अगर मैं उसकी जनरल थोड़ी सी
बात करूँ ना उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास लेट्स सपोज के उसकी जो लोअर लिमिट है अगर वो ए है और उसकी अपर लिमिट बी है और ए से लेके बी तक ये मुसलसल हर वैल्यू पे डिफाइंड है क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है, तो इस पे इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि हर पॉइंट का ए इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी और एंड ऑल द पॉइंट्स विच आर बिटवीन ए एंड बी, हर पॉइंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, तो हम लोगों ने ये कहा था जैसे जैसे कि प्रोबेबिलिटी का ग्राफ को जिस तरह का बनने, ये तो है वैलिड पीडीएफ था भी नहीं, तो इसकी मिसाल लेना इतना मुनासिब नहीं है। जैसे ओके, जैसे हमारे पास ये वाला ग्राफ था, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ज़ीरो होने या ज़ीरो के आसपास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू हाई है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक हो गया। अच्छा, और इस तरह से हम लोगों ने जब ये टेम्परेचर वाली और एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ्स देखे थे, तभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग सा बनाया था। लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब के अगर होने की प्रोबेबिलिटी एक ही जितनी है, तो वहाँ पर ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह की बनती है और इसकी जो हाइट होगी ना वो डिफाइन होती है 1 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट विच इज़ बी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अच्छा, अब उसकी एक वजह भी ये है, आपको थोड़ा सा है आगे जाके भी पता चलेगा कि वी वांट या वी नो कि ये जो इस अगर एरिया को मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो आई शेल गेट 1, राइट। तो अगर इसकी हाइट 1 अपॉन बी माइनस ए की जगह कुछ और होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। बल्कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो एक चीज़ आप ट्राई करना कि आप एफ एक्स की जगह हम ज़ाहिर है कुछ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं which can be k for example, and we want to know what k is, तो आप उसको इंटीग्रेट करो a से लेके b तक और वी नो कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दिस वे यू कैन फिगर आउट व्हाट के इज, मतलब आप इसे कंप्यूटेशन करो आगे और आपकी जो वैल्यू है के की दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। बल्कि अगर हम के को इसको अगर आप इंटीग्रेट नहीं भी करते ना, क्योंकि इंटीग्रेट करने से एक थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि के बीच में से गायब हो जाएगा, बिकॉज इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी के स्क्वायर बाय 2 और इसकी लिमिट्स आपको लगानी पड़ेंगी ए से लेकर बी, तो जब आप ये लिमिट्स लगाओगे तो के वैसे ही गायब हो जाएगा। तो प्रॉब्ली अ बेटर आइडिया इज़ कि चूंकि इस रेक्टेंगल की जो ओवरऑल एरिया है सिंस दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट के इज़, तो के इसकी हाइट है और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ बी माइनस ए, एंड सिंस दिस एरिया शुड बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो के निकलता है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके प्रॉब्ली हम इतने बेहतर तरीके से रिजल्ट ना निकाल सकें क्योंकि के बीच में से प्रॉब्ली एलिमिनेट ही हो जाए। अच्छा, ओके, तो ये जो अगली एग्जांपल हमारे सामने जैसे में लिखी हुई है ना, ये चूँकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका ताल्लुक है, तो हमने फिर थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा कि वो किस तरह की होती है पर्टिकुलरली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। और अब हम इसको जो है ना इसकी एग्जांपल की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि सपोज वी हैव अ व्हील, ठीक है, जैसे कि हमारे सामने तस्वीर में बना हुआ है, एंड वी मार्क अ पॉइंट, दिस पॉइंट ऑन द पैरामीटर एट द टॉप ऑफ द व्हील, ठीक है। हमने क्यों नहीं इसकी जो पैरीमीटर है ना इसका, इस पैरीमीटर में कहीं पे भी इस एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इन द सेंटर ऑफ द व्हील देयर इज अ रेडियल पॉइंटर, ये वाला रेडियल पॉइंटर जो कि ये रेडियल पॉइंटर जो कि व्हील के सेंटर में है, और हम लेट सपोज कि उसको पॉइंटर को स्पिन करते हैं एंड इट कैन लैंड एनीवेयर ऑन दिस व्हील ऑफ कोर्स। और फिर हम ये जो है ना ये जो अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रेट लाइन ये बनती है सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, तो हम इस इमेजिनरी लाइन
और इस पॉइंटर इसके दरमियान जो एंगल है वो हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये जो व्हील है, ये जो पॉइंटर है, अगर मेरे पास लेट सपोज कि वो यहाँ पे कहीं पे आगे रुकेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो जो मेरे पास एंगल मेजर होगा वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा। अगर मेरे पास जो व्हील है वो कुछ इस तरह से आके रुकता है, सॉरी पॉइंटर के एरो यहाँ पर हो, तो जो एंगल मैं मेजर करूँगी वो ऐसे मेजर करूँगी, बिकॉज मुझे एंगल जो है वो क्लॉकवाइज मेजर करना है। अच्छा, ओके। तो अब ये जो जुमला है ना, ये वाला, ये हमें एक्चुअली बताता है कि हम किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम लोगों ने इसलिए इसको पढ़ा भी है कि इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट इफ द स्पिन इज हार्ड इनफ the pointer is just as likely to arrive at any part of the circle as at any other। ठीक है, इसका मतलब कि पॉइंटर बेसिकली इन सारे पॉइंट्स के में से किसी भी पॉइंट के ऊपर आके रुक सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ये जो हमने डॉट लगा दिया, मार्क लगाया यहाँ पर, इसके ऊपर रुकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या इसके लेफ्ट साइड पर रुकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके राइट साइड पर रुकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हर पॉइंट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट वेयर वी पुट द मार्क, इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स इस पेरीमीटर में हैं, सब के ऊपर इस पॉइंटर के रुकने की प्रोबेबिलिटी एक ही रहती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बन जाता है। अच्छा, अब जो पहला सवाल है वो उसका तो डायरेक्टली जवाब यही है कि व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्स, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/360 फ्रॉम, और एक्सिस में क्या होगा, यानी कि रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ क्या होगा, क्योंकि हम एंगल मेजर कर रहे हैं ना, तो 0 से लेकर 360, डीसी के 360 इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एंगल ज़ीरो हो गया, 360 वो एक ही बात है। आप 0 से लेकर 2 पाई भी कर सकते हो। 360 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि जो पार्ट बी है वो सजेस्ट ये करता है, क्वेश्चन का जो पार्ट बी वो सजेस्ट ये करता है कि मुझे इसको डिग्रीज में लेना है। तो रैंडम वेरिएबल ये मेरे पास, और रैंडम वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ मेरे पास यह रहेगा। अच्छा, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है कि इस रैंडम वेरिएबल को अगर मैं प्लॉट करूँ तो उसकी लोएस्ट वैल्यू 360 बन सकती है अपर इमीडिएटली बिफोर 360, विच एक्चुअली वी वुड काउंट एज 360, और मेरे पास 0 से लेकर 360 तक इक्वली प्रोबेबल पॉइंट्स हैं, जितने भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वली प्रोबेबल हैं कि वहाँ पे आके पॉइंटर रुके। तो अगर मुझे ये डिटरमिन करना है कि कितना, तो ये ज़ाहिर है 1/360 माइनस 0 होगा, ये जो हाइट है रेक्टेंगल की। ठीक हो गया। और जो दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर्ड एंगल इज़ बिटवीन 90 एंड 180, तो मुझे 90 से लेकर 180 तक इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। एंड यू विल कम टू नो कि इट इज़ इक्वल टू 0.25, विच इज़ वेरी मच रीजनेबल, क्योंकि अगर हम इस सर्कल को लेट सपोज के 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो ये वाला क्वार्टर है, लेट मी कॉल इट क्वार्टर नंबर 1, इस क्वार्टर में पॉइंटर के फॉल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि एंगल मतलब इस क्वार्टर में मुझे मिले, तो ऑफ कोर्स इट इज़ 25%, क्योंकि ये ओवरऑल भी 25% बनता है। अगर मैं आपसे करूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एंगल जो है 0 से लेकर 90 के दरमियान हो, तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% या 0.5 हो जाएगी। तो 90 से 80 तक हम इसको इंटीग्रेट करें तो वी मस्ट गेट 0.25। अच्छा, इससे आगे का लेक्चर फिर हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। प्लीज़ नोट योर क्वेश्चंस और फिर हम उनको क्लास में एड्रेस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।